यदि आप भी बीपीएससी एडी एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और आपको अंग्रेजी को लेकर के चिंता बनी हुई है तो आप बिल्कुल एक सही वीडियो पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सही वो सारी चीज़ें जैसे कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चंस इतने आसान होने वाले नहीं है। क्वेश्चन का लेवल जो होगा बीपीएससी लेवल का होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये सच्चाई है कि जैसे आप इस वीडियो में क्वेश्चनों को देखेंगे बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो याद रखेंगे, बिल्कुल यह क्वेश्चंस हार्ड नहीं होने वाला है। अगर आप इस वीडियो में 15 प्लस स्कोर कर देते हैं, याद रखेंगे निगेटिव छोड़ करके 15 प्लस स्कोर अगर कर देते हैं तो 100% आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे। जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूज इन्वर्जन करेक्टली। इसका मतलब हुआ उस वाक्य की पहचान करें जिसमें उलट क्रम का सही प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस इन्वर्जन करेक्टली। याद रखेंगे, उलट क्रम का सही प्रयोग करके जो इसमें सही सेंटेंस बनाया गया है उसको चुनना है। जैसे लिखा गया आपके पास, लिटिल ही न्यू अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन। इसका मतलब उसे अपने कार्यों के परिणामों के बारे में बहुत कम पता था। याद रहेंगे, नॉट अंटिल आई सॉ द रिपोर्ट डिड आई अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इसका मतलब हुआ कि जब तक मैंने रिपोर्ट नहीं देखी तब तक मुझे स्थिति की गंभीरता समझ में नहीं आई। आगे देखेंगे, स्कार्सली द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। यानी मुश्किल से ट्रेन स्टेशन से निकली थी कि बम फट गया। आगे है कि अंडर नो सर्क्यूमस्टेंसेस यू शुड साइन टू द डॉक्यूमेंट्स विदाउट रीडिंग। याद रखेंगे, इसका मतलब हुआ कि किसी भी परिस्थिति में आपको दस्तावेज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा जो है उलट क्रम का प्रयोग किया गया है, तो उलट क्रम का प्रयोग किया गया है तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉट अंटिल आई सॉ द रिपोर्ट डिड आई अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। याद रखेंगे, कहने का मतलब कि जब तक मैंने रिपोर्ट नहीं देखी तब तक मुझे स्थिति की गंभीरता समझ में नहीं आई। यह जो है कुल मिलाकर के इन्वर्जन करेक्टली जो है सही सेंटेंस प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस तो जरूर आपके एग्जाम्स में होंगे, थोड़ा नहीं थोड़ा बढ़िया ही होगा। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इसका मतलब हुआ कि आपको उस विकल्प को चुनना है जो वाक्य का अर्थ बदले बिना उसे परिवर्तित कर देता है। चूज द ऑप्शंस दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ही उस सेंटेंस है, ही इज टू प्राउड टू बेग। इसका मतलब क्या होगा ये देखेंगे। कहता है कि ही इज टू प्राउड टू बेग, यानी कि इसका बिना अर्थ बदले हुए इसमें जो है चेंजिंग किए हुए आपको बताने हैं। ऑप्शन है, ही इज नॉट सो प्राउड दैट ही, याद रखेंगे, कैन नॉट बेग। इसका मतलब वह इतना गर्वित नहीं है कि भीख न मांग सके। आगे है कि ही इज प्राउड एंड सो ही विल नॉट बेग, मतलब वह गर्वित है इसलिए वह भीख नहीं मांगेगा। उसके बाद है हिज प्राइड इज टू मच फॉर बेगिंग। उस गर्व की भीख मांगने के लिए बहुत अधिक है, उसका गर्व भीख मांगने के लिए बहुत अधिक है। उसके बाद है ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट बेग, वह इतना गर्वित है कि वह भीख नहीं मांगेगा। तो इसका मतलब हुआ चूज द ऑप्शंस दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ही इज टू प्राउड टू बेग, यानी कि ऐसा विकल्प चुनना है आपको जो अर्थ में बिना बदले हुए परिवर्तित किए हुए और इसके अर्थ को समझा दे। तो कहता है ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट बेग, वह इतना गर्वित है कि वह भीख नहीं मांगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बस आपके पास स्कोर होना चाहिए कि कम से कम आपको जो है इसमें 15 प्लस आपको करना होगा। यदि अभी तक आप जो है अंग्रेजी को लेकर कंफ्यूज है तो हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया जो है आपको प्रदान करती है बीपीएससी एडीओ के लिए हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर, जिसे आप मात्र 100 रुपये में परचेज कर सकते हैं। उसके साथ कुछ और पीडीएफ डाल देंगे जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोसाइनो, उसके बाद प्रीपोजिशंस और आर्टिकल इत्यादि, उसका भी तो आप जो है क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप हमें इस व्हाट्सअप करके इसको परचेज कर सकते हैं। 100 रुपये चार्जेज आपको लगेंगे। प्रश्न था कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसका मतलब सबसे पहले तो ये समझिएगा, सही अप्रत्यक्ष वचन अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सही यानी अप्रत्यक्ष जो है वचन आपको चुनने हैं। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, द कैप्टन सेड टू हिज मेन ब्रावो,
यू हैव फॉट वायलेंटली। इसका मतलब आपको जो है अप्रत्यक्ष वचन अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच आपको चुनने हैं। जैसे कि ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, द कैप्टन टोल्ड हिज मेन दैट इट वाज ब्रेव ऑफ देम टू हैव फॉट वायलेंटली। याद रखें, कप्तान ने अपने सैनिकों से कहा कि उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की है। आगे है बी नंबर, द कैप्टन अपलॉड हिज मैन सेइंग दैट दे हैड फॉट वायलेंटली। याद रखेंगे, इसका मतलब कप्तान ने अपने सैनिकों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। आगे है, द कैप्टन एक्सक्लेमेड ब्रेवो एंड सेड हिज मैन फॉट वायलेंटली। याद रखेंगे, कप्तान ने ब्रावो कहा और कहा कि उसके सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। ठीक है, उसके बाद द कैप्टन सेड टू हिज मैन ब्रेवो यू हैव फॉट वायलेंटली। याद रखेंगे, तो यहां पर द कैप्टन सेड टू हिज मैन ब्रेवो यू हैव फॉट वायलेंटली। याद रखेंगे, वायलेंटली यानी कि आपने बड़ी बहादुरी से जो है लड़ाई को लड़ी है। ब्रावो तो इसका जो है आपको प्रत्यक्ष चुनना है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई दे रहा है, द कैप्टन अपलॉड, कैप्टन अपने लोगों को उत्साहित किया, यानी कि उसने बताया, सैनिकों को प्रशंसा की कि सेइंग दैट दे हैड फॉट वायलेंटली, कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे है चौथा नंबर प्रश्न, देख लीजिएगा कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम, यानी फॉर्म याद रखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। आपको पैसिव वॉइस फॉर्म जो है आपको इसमें से चुन लेना है, अर्थात पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच्य रूप चुनना है इसमें। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस यानी कि सही आपको पैसिव वॉइस कर्मवाच्य आपको चुनने हैं। यहाँ पर दिया गया, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू अराइव सून। याद रखेंगे, इसका आपको जो है पैसिव वॉइस आपको चुनने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू अराइव सून। इसका मतलब हुआ कि आपके माता पिता के जल्द आने की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से हम अब प्रश्नों के आंसरों पर ज्यादा फोकस करेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अलंकार की पहचान करना है आपको। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, याद रहेंगे, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार की इसमें पहचान करना है। अब क्वेश्चन है आपके पास, हाउ वाज अ लायन इन द फाइट बट अ लैम्ब एट होम। ही वाज अ लायन इन द फाइट, मतलब फाइट में तो लायन है बट लैम्ब एट होम। याद रखेंगे, इसका जो है आपको आइडेंटिफाई करनी, अलंकार इसमें चुनने हैं। उसको क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीमोरन कहेंगे, उसको ऑक्सीमोरन कहेंगे अर्थात मत इसको विरोधाभास कहेंगे, या एंटीथेसिस कहेंगे अर्थात विरोध कहेंगे, या उसके बाद पैराडॉक्स अर्थात इसको हम लोग पैराडॉक्स कहेंगे, या एपिग्राम। याद रखेंगे, इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो कहता है कि ही वाज अ लायन इन द फाइट बट लैम्ब एट होम। इस प्रश्न का सही आंसर है कि यहाँ पर ये एक प्रकार की विरोध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मीनिंग ऑफ ए पैरिक विक्टोरी। याद रखेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मीनिंग ऑफ ए पैरिक विक्टोरी का आपको मीनिंग चुनने हैं। ए पैरिक विक्टोरी का अर्थ क्या है, याद रहेंगे, आसान। यहाँ पर देंगे, ए विक्टोरी दैट इट इज इजी एंड एफर्टलेस, अर्थात आसान और बिना प्रयास की जीत को कहेंगे। ए विक्ट्री ऑफ अचीव्ड डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी से प्राप्त की गई जीत को कहेंगे। ए विक्ट्री ऑफ गेन्ड टू ग्रेट अ कॉस्ट, बहुत अधिक नुकसान के साथ प्राप्त की गई जीत कहेंगे। या फिर एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, अर्थात कहने का मतलब ये अप्रत्यक्ष जीत है। तो कहता है कि ए पैरिक विक्टोरी, एक पैरिक विक्टोरी का मतलब होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए विक्ट्री गेन्ड एट टू ग्रेट अ कॉस्ट, बहुत अधिक नुकसान के साथ प्राप्त की जाने वाली जीत को पैरिक विक्टोरी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप लगातार वीडियो हमसे चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितनी अधिक मात्रा में लाइक होंगे उतनी अधिक मात्रा में क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो है ब्लैंक्स में भरने हैं, याद रखेंगे ब्लैंक्स में आपको भरने हैं। उसके बाद देखेंगे, द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो दैट मेनी स्टूडेंट्स हैड ट्रबल फ्लोइंग हिज ट्रेन ऑफ थॉट। याद रखेंगे, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कहता है कि रिक्त स्थान को भरना है। प्रोफेसर का व्याख्यान इतना डैश था कि कोई छात्रों को समझने में कठिनाई हुई, कई छात्रों को समझने में कठिनाई हुई। द प्रोफेसर्स लेक्चर्स वाज सो डैश दैट मेनी स्टूडेंट हैड ट्रबल फ्लोइंग हिज ट्रेन ऑफ द थॉट। याद रखेंगे, प्रोफेसर की व्याख्यान इतना डैश था कि कई छात्रों को समझने में कठिनाई हुई थी। तो क्या था,
यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो क्या था, थोड़ा सा ऑप्शन समझ लेंगे। कह रहा है कि उसके बाद ल्यूसिड था, उसके बाद कॉगेंट था, या फिर रिकॉन्डिनेट था, उसके बाद परस्पिक्शियस था, कैसा था। तो याद रखेंगे जो चीज़ें जटिल होती हैं उसी को समझने में एक कठिनाई होती है, जो कि रिकॉन्डिट का इसका सही आंसर हो जाएगा। रिकॉन्डिट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8 देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 8वां नंबर कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यानी कि आपको इसका सही अल्टरनेटिव आपको चुनने की आवश्यकता है, याद रखेंगे। कहता है कि अल्टरनेटिव किसका चुनना है, तो यहाँ पर लिखा हार्डली हैड सीन हिज ओल्ड फ्रेंड व्हेन ही स्टॉप्ड हिज कार। कहता हार्डली हैड सीन हिज ओल्ड फ्रेंड व्हेन ही स्टॉप्ड हिज कार। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव चुनने हैं, करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैड ही सीन हिज ओल्ड फ्रेंड, यानी क्या उसने अपने पुराने फ्रेंड को देखा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने कि एंटोनेम आपको चुनना है। देखेंगे यहाँ पर एंटोनेम इस शब्द का चुनना है, लिखा क्या गया, ऑब्स्ट्रेपरियस। याद रखेंगे ऑब्स्ट्रेपरियस का जो है आपको ये चुनने हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन दोस्तों थोड़ा सा हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। सबड्यूड इस पर जो लिखा गया है, यह इस प्रश्न का जो है एंटोनेम है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, शांत या संयमित। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि साइनोनेम ऑफ द, याद रखेंगे ट्रेंचेंट। याद रखेंगे ट्रेंचेंट का आपको जो है, ट्रेंचेंट का आपको क्या चुनना है, साइनोनेम। याद रखेंगे ट्रेंचेंट का साइनोनेम क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पर्यायवाची शब्द इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे इनसाइसिव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इंसिसिव इस प्रश्न का राइट आंसर, तीक्ष्ण या स्पष्ट इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। प्रश्न कहता है आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली एरर। आपको ग्रामेटिकली एरर इसमें से चुनने की आवश्यकता है। प्रश्न कहता है कि द नंबर ऑफ गेस्ट इनवाइटेड टू द वेडिंग वेयर फार लेस देन दैट वी हैड एंटिसिपेटेड, नो एरर ऑप्शन नंबर डी के रूप में है। तो आपको इसमें से चुनने हैं। देखिएगा द नंबर्स ऑफ द गेस्ट इनवाइटेड टू द वेडिंग, ऑप्शन नंबर वेयर फॉर लेस देन दैट देन व्हाट, उसके बाद वी हैड एंटिसिपेटेड, या सी नो एरर, यहाँ पर डी नो एरर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। यहाँ पर वेयर फॉर लेस इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है कि स्ट्रक्चरली करेक्ट सेंटेंस। आपको संरचनात्मक रूप से सही जो वाक्य है आपको चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद द जॉब डिस्पाइट द हाई सैलरी इट वाज टू डिमांडिंग। याद रखेंगे नौकरी उच्च वेतन के बावजूद बहुत ही कठिन थी। ही नॉट ओनली इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन बट ऑल्सो एन इंस्पायरिंग टीचर। कहने का मतलब यह न केवल एक प्रतिभाशाली संगीतकार हैं बल्कि प्रेरणादायक शिक्षक भी हैं। आगे है नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वेयर अवेयर ऑफ द चेंज। न तो छात्र और न ही शिक्षक परिवर्तन के बारे में जानते थे। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। वह उन लोगों में से एक है जो हमेशा मदद करने को तैयार रहता है। तो संरचनात्मक रूप से कौन सा सेंटेंस जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर्स वेयर अवेयर टू द चेंज। न तो छात्र और न ही शिक्षक परिवर्तन के बारे में जानते थे। आगे बढ़ते चलते वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द। प्रश्न है ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, यानी कि एक व्यक्ति जो स्किल रखता है स्टोरी टेलिंग के रूप में, यानी कि बहुत ही महारत उसको हासिल रहती है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको किस रूप में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो याद रखेंगे कहता है कि ओरेटर वो वक्ता है, उसके बाद रिकॉन्टर यानी कि वह कहानीकारक है, उसके बाद पेडेंट यानी कि वो पंडित है, या उसके बाद उसके वर्टिशो है यानी कि उसका मतलब विशेषज्ञ है। तो ऐसे लोगों को आप ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे रिकॉन्टियर के नाम से जानेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है 14 नंबर मीनिंग ऑफ द फ्रेंच फ्रेज, यानी कि वेटे नोरे। इसका फ्रेंच फ्रेज का आपको अर्थ बताने हैं। याद रखेंगे वेटे नोरे का मतलब क्या आपके पास ये होता है। तो ऐसे में ए पर्सन और थिंग्स वन पार्टिकुलरली डिसलाइक, वह व्यक्ति या वस्तु जिसे कोई किसी विशेष रूप से नापसंद करता है। उसके बाद ए
मास्टरपीस है, उसके बाद ए सोशल ब्लंडर है, या एन इलिश लवर अफेयर है। यानी वह व्यक्ति जिसे कोई विशेष रूप से नापसंद करता हो, उत्कृष्ट कृति या सामाजिक गलती या अवैध प्रेम संबंध, जिसको एन इलिक्सिट लव अफेयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, देख लीजिएगा कि करेक्ट ट्रांसलेशन, आपको सही ट्रांसलेशन आपको करने हैं। वह ऐसे बात करता है मानो सब कुछ जानता है। याद रखेंगे, इसका सही सेंटेंस आपको चुनने की आवश्यकता है। वह ऐसे बात करता है जैसे मानो सब कुछ जानता है। तो इसका सही सेंटेंस क्या है? ही टॉक्स एज ही नोज एवरीथिंग। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। वो ऐसे बात करता है जैसे मानो कि वो सब कुछ जानता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको जो है स्पेल्ड वर्ड इसमें से चुनने की आवश्यकता है। तो देख लेंगे यहाँ पर जो स्पेल्ड वर्ड है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्ट रूप से जो है आपके पास वर्ड है। तो दोस्तों इसमें ई प्रयोग कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है आपको देखने से पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाए। SACRI, देख रहे हैं, CRI, उसके बाद एल के बाद में ई है, यहाँ पर एल के बाद में आई कर दिया गया है, फिर जी के बाद में ई कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में याद रखेंगे, यह वर्ड आप ध्यान में रखे रहिएगा। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 कहता है, विच फिगर ऑफ द स्पीच इन्वॉल्व्स repetition of a word at the beginnings of the successive clauses। याद रखेंगे, सक्सेसिव क्लॉज के रूप में आपको बताना है। प्रश्न कहता है, विच फिगर ऑफ द स्पीच इन्वॉल्व्स रिपीटिशंस ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लॉसेस। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने इसका बी, इसका अनाफोरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले प्रश्न देख लेंगे। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करने हैं। प्रश्न कहता है चेंज द वॉइस। आपके पास जो सेंटेंस दिया गया है, दे मेड हिम डू द वर्क, इसका आपको वॉइस से परिवर्तन करनी है। चेंज द वॉइस, इसको परिवर्तन करना। सही आंसर है ही वॉज मेड टू डू द वर्क। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही है, उसे काम करने के लिए मजबूर किया गया। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चुनने की आवश्यकता है। कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चुनने की आवश्यकता है। 19वां नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 19 नंबर कि इफ आई वेयर यू आई डैश द ऑफर। इफ आई वेयर यू आई डैश द ऑफर, कहता है कि आई विल एक्सेप्ट, वुड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या फिर शैल एक्सेप्ट। स्वीकार करूंगा, स्वीकार करता, उसके बाद स्वीकार करता हूं, या उसके बाद शैल एक्सेप्ट, स्वीकार करूंगा। तो ऐसे में आपको बता देना है, एक तरफ विल है और दूसरी तरफ क्या है, शैल है। ऐसे में दोस्तों यहां पर जो होगा ऑप्शन नंबर एक, मतलब इमेजिंग है, यानी कि इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारे पास तुम्हारे स्थान पर होता, आई वुड एक्सेप्ट, एक प्रकार की इमेजिनेशन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको सही प्रीपोजिशन चुनने हैं। ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, याद रखेंगे ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस इसमें से चुनने की आवश्यकता है। यहां पर दिया गया है कि सी डू नॉट लाइक कॉफी, वह कॉफी पसंद नहीं करती है। सी डज नॉट लाइक कॉफीज, यानी कि वह कॉफी पसंद नहीं करता है। याद रखेंगे इस तरह प्रयोग किया गया है, आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी डज नॉट लाइक कॉफी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चूज द एंटोनेम ऑफ द एबोंडेंट, याद रखेंगे एबोंडेंट का जो आपको एंटोनेम है वो चुनने की आवश्यकता है। तो याद रखेंगे एबोंडेंट का जो एंटोनेम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्केर्स अर्थात दुर्लभ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है चूज द सिनोनिम ऑफ द ट्रैंक्विल। याद रखेंगे ट्रैंक्विल का आपको क्या करना है, सिनोनिम चुनने की आवश्यकता है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल्म इस प्रश्न का सही आंसर है। शांति इस प्रश्न का राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि आइडेंटिफाई द एरर, आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर से एरर को आपको चुनने हैं। जैसा कि ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हैव जो है यहाँ पर प्रयोग जो किया गया है वो गलत प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हैज का प्रयोग होना चाहिए था। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स में भरने की आवश्यकता है। जैसे कि सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, तो यानी कि सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 26 देख लीजिएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम ब्रेक द आइस, यानी कि ब्रेक द आइस का करेक्ट मीनिंग आपको चुनने की आवश्यकता है। सही आंसर है टू स्टार्ट कन्वर्सन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का, डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको सही स्पेलिंग इसमें से चुनने की आवश्यकता है। 27वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है, जो कि सही स्पेलिंग क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वह सही आंसर बताया गया है। याद रखेंगे, एक कमेंडेशन जो लिखा गया है, तो ये ओ प्रयोग कर दिया जाए कि नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर ओ प्रयोग, यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से एकोमेंडेशन जो प्रयोग किया गया, DATION। ऑप्शन नंबर जो 27 है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, देख लेंगे थोड़ा सा एकोमोडेशन, यानी कि ओ प्रयोग करके उसके बाद DATION, ACCO डबल, यहाँ पर एक एम है, उसके बाद इसमें जो है डबल एम है, इसलिए इसमें जो है, इसमें जो प्रयोग किया गया है एकोमेंडेशन, इसमें एक सी छोड़ दिया गया है, इसमें जो है ए प्रयोग कर दिया गया है, तो ऐसे में यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन कहते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस इसमें से चुनने की आवश्यकता है, जैसे कि दिया गया है। कहता है कि इट इज अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, बाहर एक दिन सुंदर है, बाहर का दिन सुंदर है। कहता है कि इट इज अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, बाहर का दिन सुंदर है। उसके बाद इट इज ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, याद रखें इट इज ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, इट इज ए, यहाँ पर ए प्रयोग नहीं किया गया है, इट ब्यूटीफुल इज डे, तो सही आंसर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इट इज अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, यानी बाहर जो है, बाहर का दिन बहुत ही सुंदर है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द मेट्रिकुलस, मेट्रिकुलस का आपको सही मीनिंग आपको चुनने की आवश्यकता है, तो सही आंसर है मेट्रिकुलस का जो सही मीनिंग है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेरी केयरफुल एंड प्रेसिस। याद रखेंगे, बहुत सावधान और सटीक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर, तो 30वें नंबर प्रश्न देख लेंगे। तो 30वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, त्रुटि वाले वाक्य की पहचान आपको कर लेनी है, तो सही आंसर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, दे गोज टू ए स्कूल डेली। याद रखेंगे, दे गोज यानी कि गो इसका प्रयोग किया जाता, यानी कि V5 का प्रयोग कर दिया गया, ऐसे में यह त्रुटिपूर्ण है, बाकी सभी सेंटेंस सही था, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि इस सेशन से आपको लाभ पहुंचा होगा। सच्चाई यही है कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करके आपको एक पैराग्राफ उसमें लाया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। अगर इसमें आप 15 प्लस कर रहे होंगे स्कोर, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही आंसर किया है। बाकी हम लोग देखेंगे, मिलते हैं नए सेशन में। शुक्रिया, जय हिंद।